बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहां से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया। बनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुंचते पहुंचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेजी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काटकर उसे पंखे से उतारा गया था। बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा। मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा।
पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मिन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आंखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। 24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद
पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रही थी और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफ़ी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुंचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी, पर वहाँ पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूजिक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया।
इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है, लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूँगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम्हें जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहां से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही खराब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहां चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा, मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी।
उस घर में कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 30 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहते थे अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहाँ उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें थी। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।